हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे हम हमारी पिछली क्लास में पवनों के प्रकार, तो हमारा लास्ट वीडियो था। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार में हम देखते हैं पवनें 3 प्रकार की होती हैं: अस्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। ठीक है, अस्थायी पवनें अब हम सबसे पहले देखते हैं अस्थायी पवनें। अस्थायी पवनें वर्ष भर अस्थायी व एक निश्चित दिशा में चलती हैं। ठीक है, अस्थायी पवनें की क्या विशेषता है कि वह वर्ष भर और चलती हैं और एक निश्चित दिशा में चलती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन व दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड मौसमी पवनें। मौसमी पवनें ये ऋतुओं के अनुसार दिशाओं में बदलाव करती हैं। इसने क्या कहते हैं, मानसूनी पवन कहते हैं। ठीक है, मौसमी पवनें क्या होती हैं, ऋतुओं के अनुसार दिशाओं में बदलाव करती रहती हैं, जिसे हम मानसूनी पवन कहते हैं। अब तीसरा हम आ जाते हैं, थर्ड हमारा है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें यह क्षेत्र विशेष में चलती हैं। ठीक है, स्थल व समुद्र समीर होती हैं। ठीक है, जैसे लू, चिनूक आदि। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कह देंगे, स्थानीय पवनें। इनकी जो किसी विशेष स्थल या किसी एक विशेष, चाहे समुद्र पे हो या स्थल पे हो, एक विशेष स्थान पे चलती हैं। ठीक है, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, पवन का नाम कैसे निर्धारित होता है, उसके आने की दिशा के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिम पछुआ या पवन कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं हमारे उत्तरी गोलार्ध में जो अस्थायी पवनें चलती हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये हो गया एक ग्लोब। ठीक है, एक ग्लोब हो गया हमारा, तो इसमें देखते हैं एक नॉर्थ है, इधर एक साउथ है। ये हमारा बीच का क्या है, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा पे हमेशा निम्न दाब रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या होता है कि विषुवत रेखा जैसे हमारा हो गया 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री नॉर्थ, और क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ में। ठीक है, विषुवत रेखा की होती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, जैसे हम 5 से हम 30 डिग्री अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो उससे हम क्या बोलेंगे, हेडली सल बोलेंगे। तो जैसे हम क्या करेंगे, 5 से अगर हम 30 के बीच में चलते हैं तो यहाँ पे हेडली चलती हैं, तो यहाँ पे उत्तर व्यापारिक पवनें चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सी पवनें चलते हैं, उत्तर व्यापारिक पवनें चलती हैं। ठीक है, जैसे हम 30 से 60 डिग्री के बीच में जाएंगे तो यहाँ पे फेरल चला जाएगा। क्या आ जाएगा, फेरल। तो यहाँ पे कौन सी हवाएं चलेंगी, पछुआ हवाएं चलेंगी। ठीक है, ये कौन सी हवाएं चलेंगी, पछुआ हवाएं चलेंगी। ठीक है, और जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जब हम 60 से हम 90 चलेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे उपध्रुवीय निम्न दाब उत्पन्न होगा। ठीक है, और ये पोलर से हमारी, क्योंकि पोलर पे हाई दाब होता है और हाई दाब से वो किधर चलेगा, लो दाब प्रेशर की तरह। ठीक है, तो हमारा हो गया सेम। अब हम आएंगे साउथ में, तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें चलेंगी। देखो नॉर्थ में जो हमारा था उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती थी, लेकिन हमारा साउथ में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें चलेंगी। ठीक है, तो हमारा 5 डिग्री से 30 के बीच में क्या आ जाएगा, हेडली सेल आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 30 से 60 के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, फेरल। फेरल में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी, इन दिशा की क्या हो जाएगा, विपरीत चलेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम पछुआ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उपध्रुवीय निम्न दाब, यहाँ पे हमारा क्या होगा, उपध्रुवीय निम्न दाब उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे साउथ में हमारी जो पोलर हवाएं चलेंगी वो पूर्व की दिशा में चलेंगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं, और यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, क्षोभ सीमा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जैसे यह दिया गया है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना। यहाँ पे वायुदाब पेटियाँ दिया गया है, जैसे आपको हम ऊपर बताए। आगे हम चलते हैं।
अब देखते हैं आर्द्रता क्या होती है। एग्जाम में पूछ लेता है आर्द्रता क्या है, ठीक है। तो आर्द्रता में हम क्या बता देंगे, वायु के किसी भी समय जल वाष्प, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, वायु के समय किसी भी जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। जैसे आर्द्रता बोलते हैं, जैसे देखो आर्द्रता बरसात के मौसम में क्या होता है, हमारे वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस समय बोलते हैं जल वाष्प, यानी आर्द्रता बहुत अधिक है, यानी नमी बहुत अधिक है। सीधा सीधा है कि वायुमंडल में पर्याप्त नमी ही क्या हो जाती है, आर्द्रता होती है, ठीक है। वायु गर्म होने पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जितना ही ज़्यादा वायु गर्म होगी उतना ही क्या होगा, जलवाष्प धारण करने की क्षमता ज़्यादा रहेगी, ठीक है। आर्द्र दिनों में कपड़े व पसीना सूखने में काफ़ी समय लगता है। जैसे आर्द्र मतलब जैसे बरसात का मौसम आ गया, तो जब नमी वायुमंडल में ज़्यादा रहती है तो जो कपड़े हम फैलाते हैं देखो सूखने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पहले से ही क्या होता है, हमारे वायुमंडल में आर्द्रता रहती है, नमी उपस्थित रहती है, जिससे कपड़े सूखने में टाइम लगता है। वही गर्मी के समय में क्या होता है, वो आर्द्रता नमी को सूखने में वायु की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। ये दिया है पसीना सूखने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब देखो आगे यहाँ पे देखते हैं वर्षण क्या है। वर्षण में देखते हैं, वर्षण पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है, ठीक है। वर्षण क्या है, पृथ्वी पर जो जल के रूप में गिरता है, यानी कि जैसे हो गया हमारी बारिश होती है तो एक प्रकार का क्या है, वर्षण है, क्योंकि वह जल के रूप में उसका पानी नीचे गिरता है, ठीक है। उससे हम क्या बोलते हैं, वर्षण। वर्षा के 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। वर्षा के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार, संवहनीय वर्षा और क्या हो जाएगा, पर्वतीय वर्षा, और हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवाती वर्षा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो संवहनीय वर्षा में क्या होता है, गर्म वायु क्या होता है, ऊपर उठता है, ऊपर जाकर वो ठंडा हो जाती है और क्या होता है, नमी को ग्रहण करती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, बारिश होने लगती है, ठीक है। हमारा देखो ये संवहनीय वर्षा हो गया, ठीक है। हम देखते हैं पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा जब क्या होता है, हमारी गर्म वायु पर्वत के सहारे क्या करती है, ऊपर चढ़ती है, ऊपर जाकर चोटी के पास वो ठंडा हो जाती है और वहाँ पे कंडेंसेशन होकर क्या होता है, बारिश के फार्म में उसकी बूंदी गिरने लगती है, ठीक है। अब इधर देखो बारिश पहाड़ के जो पर्वत है इसी तरफ बारिश हो रही है, इस तरफ क्यों नहीं, इधर क्योंकि छाया वृष्टि क्षेत्र पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए देखो हमारा क्या होता है, अरावली के हमारा क्या हो जाता है, पूर्व साइड में बहुत बारिश होती है, बल्कि पश्चिम साइड में हमारा मरुस्थल रह जाता है। उसका कारण क्या है, हमारा क्या छाया वृष्टि बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे हमारा वहाँ ज़्यादा पश्चिमी घाट में हमारी केरल के आसपास बहुत जैसे बल्कि तमिलनाडु हमारा क्षेत्र सूखा ही रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी नीलगिरी पहाड़ी या श्रृंखला है वो यहाँ पे छाया वृष्टि का काम करती हैं, जिससे बारिश नहीं होता। तमिलनाडु में क्या होता है, लौटते समय मानसून का, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पे बारिश होती है, वो भी अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा क्या हुआ, गर्म वायु ऊपर उठी और ठंडी वायु क्या हो गई, नीचे, यानी कि हमारी गर्म वायु जैसे ही ऊपर उठती है तो जो हमारी ठंडी वायु है वो गर्म वायु के स्थान पे आ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, चक्रवाती वर्षा होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ नदी और क्या हो गया, हमारे झील का दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं हमारा सबसे पहले क्या देखते हैं, गंगा नदी कहाँ पे है, इंडिया में है, भारत में, ब्रह्मपुत्र भारत में है, ठीक है। हमारा ये हो गया बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गया, हिंद महासागर, यानी कि हमारा भारत देश किससे किससे घिरा है, इधर से पूर्व में हमारा बंगाल की खाड़ी और हमारा पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हमारा हिंद महासागर और हमारा नॉर्थ में हिमालय से घिरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हांग ही यहाँ पे चीन की एक नदी है, ठीक है। यहाँ पे देखो पूर्वी चीन सागर है, ठीक, यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर है, ठीक।
आगे देखते हैं यहाँ पे कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कहाँ पे है? हमारा रूस में क्या है? कैस्पियन सागर है। यहाँ पे लाल सागर, लाल सागर यहीं पर सुएज नहर है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर, ठीक है। अब देखते हैं अफ्रीका की कुछ नदियाँ देख लेते हैं। अफ्रीका हमारा एक महाद्वीप है। यहाँ पे एक नाइजर नदी है, नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे विक्टोरिया झील है। हमारी नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। यहाँ पे कांगो नदी है, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज नदी है, अफ्रीका की इम्पोर्टेंट नदी है, इसको ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। हमारा काला सागर है, ठीक है। यहाँ पे हो गया दुनबी नदी हो गई। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे झील की बात करते हैं, ग्रेट बियर झील, ग्रेट सेल्फ झील। यहाँ पे कौन हो गया? सुपरिया झील, हुरन झील, ठीक है। साल्ट लेक सिटी है, ठीक है। मिसिसिपी नदी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी, यहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है। कैरिबियन सागर यहाँ पे है। यहाँ पे देख अमेजन नदी जो अपोह तंत्र में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। आगे देखते हैं जल का वितरण पृथ्वी की सतह पर 72% भाग पर क्या है? जल है। तो देखते हैं हमारी पृथ्वी के में 72% के आसपास क्या है? जल है, लेकिन पीने योग्य पानी नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है। देखते हैं कौन कितना मात्रा में पानी कहाँ पे है। महासागर में कितना है? 97.3% कहाँ पे हमारे जल है? महासागर में, जो कि क्या है? वो लवणीय है। क्या है? वो लवणीय गुण पाया जाता है, वो पीने योग्य पानी नहीं है, ठीक है। वो पानी पीने योग्य पानी नहीं है। बर्फ क्षत्रक में हमारा क्या पाया जाता है? तो हमारे 2 पॉइंट कहाँ पे पाए जाते हैं? बर्फ क्षत्रक, जो हमारे हिमनद हैं, हिम वगैरह जो हैं, उसमें कितना पाया जाता है? 2.0। भूमिगत जल कितना है? जो हमारी पृथ्वी के नीचे सतह के नीचे है, 0.68% क्या पाया जाता है? भूमिगत जल। झीलों का अलवण जल, यानी कि झीलों का अलवण जो लवणीय नहीं है, मीठा जिसे बोलते हैं, मीठा पानी बोलते हैं, 0 पॉइंट हमारा हो जाएगा 009। यहाँ पे स्थलीय व समुद्रीय, यहाँ नमकीन झीलें में कितना है? 0.009। वायुमंडल में कितना है? 0.0019% क्या है? वायुमंडल में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नदियों का पानी, यहाँ पे है 0.001। कितना है? 0.0001% क्या है? नदियों का पानी है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा महासागर का औसत लवणता यहाँ पे कितना है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। यहाँ पे लवणता क्या है? लवणता कैसे नापा जाता है? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लवणता बोलते हैं। महासागर के औसत लवणता कितना है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। यानी कि 1000 ग्राम में लवणता नमक की मात्रा कितना है? 35 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे बोला है इजराइल के मृत सागर में 34 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक में इसे प्लाव सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, ठीक है। यानी कि इसमें तैराक क्या होता है? आसानी से तैर सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अधिक है, तो यह इसे सघन बना देती है, ठीक है। महासागरीय परिसंचरण तंत्र। महासागरीय परिसंचरण तंत्र में हम देखते हैं तरंगे, ज्वार भाटा व धाराएं। सबसे पहले हम तरंगे देखते हैं, ठीक है। समुद्री सतह पर पौने के बहने पर तरंग क्या होती है? उत्पन्न होती हैं। जैसे जब हमारी समुद्र की सतह पे क्या हो जाती है? पौन बहती है, तो वहाँ पे क्या होती है? तरंग उत्पन्न होती है। तरंग कैसे उत्पन्न होगी? क्योंकि उस जल की सतह पे घर्षण होने लगता है, ठीक है। जिससे जिस दिशा में पवन चलेगी उस दिशा में क्या होगा? हमारी समुद्र की लहरें उठने लगेंगी, चलने लगेंगी, ठीक है, उनकी एक धारा के रूप में। तो उसे क्या बोलेंगे? तरंग। पवन की गति जितनी तेज होगी, तरंग भी उतना ही बड़ा होगा। जैसे हम आपको बताएं ना, घर्षण के कारण पवन की चलेगी तो उसे
तो हमारी एक धारा के रूप में बहने लगती है। पवन वही कह रहा है कि पवन जितनी तेज स्पीड गति से चलेगी तरंग उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। जब महासागर ये सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग किसको कहते हैं? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और क्या है? गिरता है तो उसी को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार व जल के नीचे भूस्खलन के कारण विशाल तरंगे उठती हैं। जैसे पूछ एग्जाम में दे दिया कि तरंगे किस कारण समुद्र में उठती है, तो हम लिख देंगे, बता देंगे तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार व जल के नीचे भूस्खलन के कारण क्या होती हैं? तरंगे उठती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं, ठीक है। इसकी गति 700 किलोमीटर प्रति घंटा व ऊंचाई 150 मीटर से अधिक हो सकती है, ठीक है। सुनामी जापान भाषा से लिया गया है, पोतासराय तरंग, ठीक है। अब देख लेते हैं, अभी पूछ लिया, मान लो सुनामी क्या है, ठीक है। तो हम सुनामी बता देंगे कि जिसकी गति क्या होगी? 700 किलोमीटर प्रति घंटा व ऊंचाई 150 मीटर से अधिक होगी, ठीक है। सुनामी है, सुनामी जापानी भाषा से लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आगे यहाँ पे आ गए 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में विशाल सुनामी आई थी, ठीक है। भूकंप रिएक्टर निर्मित 9.3 क्या था स्पीड उसकी, भूकंप की क्या थी? 9.0 थी, ठीक है। अधिकेंद्र क्या था? सुमात्रा महाद्वीप है, ठीक है, जो हमारा कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? 10,000 से अधिक लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब आगे हम इसी श्रृंखला में देखते हैं ज्वार भाटा, ठीक है। अब ज्वार भाटा कैसे होता है? दिन में 2 बार क्या होता है? महासागरीय जल का उठना व गिरना ही क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं उसमें हम ज्वार क्या होता है। जल का अधिकतम ऊपर उठकर तट की ओर आना, उसे क्या कहेंगे? ज्वार कहेंगे। अब भाटा किसको कहेंगे? जल का निम्न स्तर तक आना व तट के पीछे चले जाना, उसे हम क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। अब सीधा सिंपल है कि ज्वार का हुआ जल का अधिकतम उठकर तट के ऊपर आना या तट के तरफ आना, तो उसे हम ज्वार बोलेंगे। और भाटा किसे बोलेंगे? जल का निम्न स्तर तक आना या तट के पीछे चले जाना, उसे हम क्या बोलेंगे? भाटा कहेंगे, ठीक है। अब जैसे हम आगे इसमें देखते हैं बृहद ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णिमा व अमावस्या, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक ही सीधा में 180 डिग्री में रहते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? बृहद ज्वार भाटा आता है, ठीक है। लघु ज्वार भाटा कब आता है? हमारा देखो यहाँ पे बृहद ज्वार भाटा है, यानी कि हमारा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही डिग्री पे है तो हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री पे है तो हमारा बृहद ज्वार भाटा आएगा। लेकिन जब हमारा लघु कब आएगा? जब सूर्य और चंद्रमा क्या होगा? समकोणीय होगा। क्या होगा? समकोणीय होगा। देखो जब उनके बीच का डिग्री का कितना बनता होगा? 90 डिग्री बनता होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? लघु ज्वार भाटा आएगा, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी समकोणीय स्थिति में रहते हैं तो उस टाइम क्या आ जाता है? हमारा लघु ज्वार भाटा आता है, ठीक है। उच्च ज्वार नौचालन व मछली पकड़ने में विद्युत में सहायक होती है। जैसे पूछ लेगा क्या ज्वार भाटा विद्युत उत्पादन के लिए लाभदायक है, तो हम बता देंगे यस। जो उच्च ज्वार होता है नौचालन व मछली पकड़ने में विद्युत ऊर्जा में सहायक होता है, ठीक है। अब आगे देख लेंगे हम महासागरीय धाराएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। महासागरीय धाराओं से किसी भी देश या किसी महाद्वीप की जलवायु का निर्धारण भी होता है, ठीक है। वहाँ पे महासागरीय जल पर अस्थायी पवनों के द्वारा जल धाराओं की उत्पत्ति, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब आगे देखते हैं कि जल धाराएं तल पर नदी की तरह बहती हैं। जो जल धाराएं होती हैं नदी पर क्या होती हैं? जो जल धाराएं, जैसे अब अभी आपको हम बताए थे समुद्र में
वो क्या होती है, एक नदी की तरह उनका एक स्पेशल क्षेत्र होता है, अपनी एक रेखा में क्या होती है, वो बहती रहती है, ठीक है। इनकी उत्पत्ति के आधार पर उन्हें गर्म और ठंडा जलधारा में बांटा गया है। जो महासागरीय धाराएं हैं, इनकी उत्पत्ति के आधार पर इनके दो भाग में बांटा गया है, एक गर्म धारा और एक ठंडी जलधारा, ठीक है। गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा व ठंडी रेखाएं ध्रुवों की ओर से उत्पन्न होती हैं। देखो हमारी क्या होगी, मान लेते हैं ये हमारी मान लेते हैं क्या है कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये ध्रुव है, ठीक है, ये हमारा भूमध्य रेखा है। तो हमारी जो गर्म जलधाराएं होगी इसी भूमध्य रेखा पे क्या उत्पन्न होगी, ठीक है। भूमध्य रेखा की तरफ से हमारी गर्म जलधाराएं बहेंगी, लेकिन जो ठंडी जलधाराएं आएंगी वो किधर से, हमारी ध्रुवों की तरफ से बहेंगी। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ सूर्य सबसे ज़्यादा की कहाँ पे उसकी प्रकाश पड़ता है, यहाँ पे भूमध्य सागर पे, तो यहाँ की धाराएं, यहाँ पे जल गर्म हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जो सन की लाइट होती है यहाँ ध्रुवों की तरफ जाने पे तिरछा हो जाता है, तिर्यक पड़ने लगता है, जिससे क्या हो जाता है, ये गर्म नहीं हो पाती, ठीक है। यहाँ पे बर्फ रहता है, ये पिघल कर क्या हो जाता है, ये धाराओं फार्म में आता है, जिससे ठंडी धाराएं निकलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है। जैसे सकारात्मक प्रभाव क्या है, मत्स्य व नौ परिवहन में, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे मत्स्य व नौ परिवहन में, ठीक है। तापमान वितरण व मौसमी पर्यटन दिशाएं। तो नकारात्मक में क्या है, जहाज़ों का टकराना, ग्लेशियरों का पिघलना, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेंगे आगे, इसको हम आगे वाले में अच्छे से कवर करेंगे क्लियर तरीके से, इसकी स्पेशल एक क्लास होगी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसमें। अब आ जाते हैं 6 चैप्टर हमारा है प्राकृतिक वनस्पति व अन्य जीवन, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे स्थल की ऊंचाई व वनस्पति एक दूसरे से संबद्ध होती है, ठीक है। यहाँ पे जो स्थल की ऊंचाई व वनस्पति एक दूसरे से क्या होती है, संबंधित होती हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी क्या होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, क्योंकि पता है आपको जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है, वायुदाब कम होता है, इसी के साथ उसमें जलवायु परिवर्तन भी होगा। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है, ठीक है। इसी के कारण क्या होगा, जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पति में भी बदलाव होगा, ठीक है। यहाँ पे वनस्पति तापमान, आर्द्रता, ढाल, मिट्टी आदि पर निर्भर करती है, ठीक है। वनस्पति भी जैसे क्या करती है, तापमान, आर्द्रता, ढाल व मिट्टी पर निर्भर करती है। जैसे अभी मरुस्थल में हमारे कटीले पौधे होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, बरसाती मौसम में क्या हो जाते हैं, वर्षा क्षेत्र में सदाबहार या पर्णपाती होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जलवायु और तापमान, आर्द्रता, मिट्टी के प्रकार पर भी क्या होते हैं, हमारे वनस्पति निर्भर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे एक हमारा क्या है, रोडोड्रान बुरांस एक हमारा है, उत्तराखंड राज्य में वृक्ष, नेपाल राष्ट्रीय फूल है, हिमालयी क्षेत्र में कहाँ पाया जाता है, 1500 मीटर से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। सदाबहार वृक्ष हृदय रोग में क्या होता है, या लाभदायक होता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेंगे, बुरांस, ठीक है। अब प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार की, 3 प्रकार की देख लेंगे, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हिमालय में लगभग विश्व के सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हिमालय के में देख रहे हैं, हिमालय में लगभग विश्व की सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। भूमध्य रेखीय ध्रुव से ध्रुव तक की, ठीक है, वनस्पतियाँ पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुव तक की वनस्पतियाँ पाई जाती है, ठीक है। ब्राज़ील अमेजन वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार हैं, ठीक है। यहाँ इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। जो हमारा अमेजन वन है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, या कौन सी, इसकी जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार है। इसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार में देखते हैं, इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन वृक्ष। क्या पाया जाएगा हमें यहाँ पे? रोजवुड, आबनोस, महोगनी। ठीक है, इसे बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, उष्णकटिबंधीय में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, तो हम बता देंगे। यहाँ पे रोजवुड, आबनोस, महोगनी। वर्षा कितना होता है? 200 से 400 सेंटीमीटर वर्ष भर। यहाँ पे घने क्या होते हैं? बितान होते हैं, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। सदाबहार वृक्ष, पत्तियां अलग समय में झाड़ती हैं। ठीक है, जाड़े में कम गहरी। ठीक है, पत्तियां चौड़ी, तना कठोर व लंबा। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है यहीं पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ठीक है, क्षेत्र क्या हो जाएगा? अमेजन वन, कांगो बेसिन, मलेशिया, इंडोनेशिया। यहाँ पे जब बारिश होती है तो इसके बारिश क्या होते हैं? पानी नीचे तक सीधे नहीं गिर पाते। ठीक है, यहाँ पे 5 स्तर के क्या होते हैं? पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पे कितने? 5 स्तर के क्या पाए जाते हैं? पौधे पाए जाते हैं, उनका 5 स्तर के। ठीक है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा पौधा, फिर उससे छोटा, फिर झाड़ियाँ, उसके बाद घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा एनाकोंडा, विश्व का सबसे बड़ा सांप है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। ठीक है, यह मगर जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एनाकोंडा जो है विश्व का सबसे बड़ा सांप है, जहाँ पे जो कहाँ पाया जाता है? अमेजन जंगल वगैरह में। ठीक है, कांगो बेसिन में, इंडोनेशिया में। ठीक है, यानी कि ये कहाँ पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में पाया जाएगा। ये मगर जैसे इतने विशाल जानवर को भी मारकर खा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पे होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे मानसूनी वन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्षेत्र क्या है? भारत में क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका, शुष्क मौसम, पत्तियों का झड़ना। ठीक है, जैसे हमारा बसंत ऋतु में क्या करते हैं? पत्तियों को झाड़ देते हैं, जिससे इन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, वृक्ष में आ जाता है, साल पाया जाएगा, सागवन, नीम, शीशम, महुआ। ठीक है, ये सब हमारे किस में पाए जाते हैं? आम हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो कौन 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 सा पाया जाएगा? बाघ, शेर, हिरन, गोल्डन लंगूर। ठीक है, ये डायरेक्ट पीसीएस और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसून में कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, या पूछ लेगा जंगल कौन से पेड़ पाए जाएंगे, वनस्पति पाए जाएंगे। ठीक है, तो आगे इसमें हम देखते हैं, आगे इसमें होगा शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन में हम देखेंगे यह कहाँ पाया जाएगा? मध्य अक्षांश तटीय प्रदेश, महाद्वीपीय के पूर्वी किनारे पर पाया जाएगा, शीतोष्ण सदाबहार वन पाया जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं दक्षिण पूर्वी अमेरिका, यहाँ कहाँ पे जाएगा? दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील। वृक्ष यहाँ पे कौन 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 सा पाया जाए? बांज, चीड़, यूकेलिप्टस। अब यहाँ पे आ गया शीतोष्ण सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय तट रेखा, पूर्वी रेखा पे पाया जाएगा, पूर्वी तट पे। दक्षिण पूर्वी अमेरिका में पाया जाएगा, चीन में पाया जाएगा, दक्षिणी चीन में, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में पाया जाएगा। यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट जो वनस्पति कौन कौन से? बाज, चीड़, यूकेलिप्टस। अब शीतोष्ण पर्णपाती वन में देखेंगे उच्च अक्षांशों की ओर। ठीक है, उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में शीतोष्ण पर्णपाती वृक्ष पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? शुष्क मौसम, पत्तियों का झड़ना, वृक्ष, बांज, और क्या होगा? एस, बीज। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पाए जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं उसमें जीव जंतु क्या होंगे? हिरन, लोमड़ी, भेड़िए व फीजेंट, मोनाल पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति में। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति में हम देखते हैं हमारा क्या है? भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों के पश्चिमी व पश्चिमी किनारे में हमारा क्या हो जाएगा? जो जहाँ जहाँ पाए जाएंगे भूमध्य सागरीय यूरोप, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी भाग,
कैलिफोर्निया यूएसए, दक्षिणी चीन व दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, हमारा भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ग्रीष्मकालीन शुष्कता के कारण वृक्षों पर मोटी छाल व पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। ठीक है, यहाँ पे फूलों की कृषि, यहाँ पे क्या होती है, संतरा, अंगूर, अंजीर, जैतून। ठीक है, विश्व में फलोद्यान, यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा फल फूल, ठीक है, अंगूर, हमारा अंजीर और जैतून कहाँ पे जाता है, यूरोप में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति व जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी वन ये उत्तरी गोलार्ध उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। ये कितना पाएगा, 50 डिग्री से 70 डिग्री पर। ठीक है, जिसे हम टैगा वन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब हमारी अर्थ में हम क्या जाएंगे, हमारा साउथ में तो पाया नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे स्थल का अभाव होता है, तो हम नॉर्थ साउथ में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा 50 डिग्री से जब हम 70 डिग्री में की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे में शंकुधारी वन पाया जाएगा, जिसे हम टैगा वन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, अधिक ऊंचाई वाले भी जैसे हिमालय क्षेत्र लंबे नरम और काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों का उपयोग लुगदी व अखबारी कागज, माचिस, पैकिंग आदि के वृक्ष, चीड़ के देवदार, जीव जंतु और रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय बालू के निर्माण में होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं टुंड्रा वन, काई व लाइकेन। जैसे टुंड्रा वन में क्या पाया जाएगा, काई व लाइकेन। ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा जीव जंतु, सील, वार्सल, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी पाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम घास स्थल। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में निम्न व मध्यम वर्षा, यहाँ पे क्या हो जाए, 3 से 4 मीटर की ऊंचाई की घास पाई जाएगी। अफ्रीका व सवाना, ब्राज़ील, कंपोस, वेनेजुला में लानोस, हाथी, जेब्रा, हिरण, तेंदुआ। यहाँ पे क्या, हिरण पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूछ लेगा, या निम्न व मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में 3 से 4 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है। अफ्रीका में कौन सी घास पाई जाती है, सवाना। ब्राज़ील में हमारी क्या पाई जाती है, कंपोस। वेनेजुला में लानोस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है पीसीएस, आरओ और यूपीएससी में भी डायरेक्ट मिलान करने को दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हम पा जाएंगे शीतोष्ण घास। शीतोष्ण घास मध्य अक्षांशीय हमारा क्षेत्र महाद्वीपों के भीतर का भाग है। घास छोटी व पौष्टिक, जंगली भैंस, बाइसन, एलीटोप। ठीक है, कटीली झाड़ियाँ कहाँ होंगी, मरुस्थल क्षेत्र, महाद्वीप पश्चिमी किनारे पर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट घास हैं, यहाँ पे मिलाने को दे देगा। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में यहाँ पे पूर्वी अफ्रीका सवाना में पाया जाए। पूर्वी अफ्रीका में कौन सी घास पाई जाती है, सवाना। ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुला में लानोस, शीतोष्ण। अब घास में स्थल में देख लेते हैं, अर्जेंटीना हमारा क्या हो जाएगा, पैम्पास, उत्तरी अमेरिका पियरी, दक्षिणी अफ्रीका बेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डान। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे प्रेयरी कहाँ पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, हमारा यहाँ पे लानोस, कंपोस, पैम्पस हमारा कहाँ पाया जाएगा, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, स्टेपी कहाँ पाई जाती है, यूरोप में। हमारा सवाना कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। यहाँ पे बेल्ट भी हमारा